अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, आपकी फ्यूचर पेंशन के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की रूलिंग का। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ पेंशन स्कीम के बारे में, इसी को जानेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंडर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनको रिटायरमेंट एज 58 रिटायरमेंट एज मानी गई थी। रिटायरमेंट एज के बाद रेगुलर पेंशन मिलती जाए, इसका प्रोविजन किया गया था। अगर आप ईपीएफ के मेंबर हैं तो आप ईपीएस के मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से पीएफ का अमाउंट कटता है। बेसिकली अमाउंट की कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होती है कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जाता है 12% का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है 12% का। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो जाता है 12% का, वो पूरा का पूरा 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। 8.33% जाता है ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और 3.67% जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 1.16% रहता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंडर। लेकिन ये जितनी भी लिमिट्स मैंने आपको बताई है, इन सब में एक कैच है और अब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2014 में जो अमेंडमेंट लाए थे, उस अमेंडमेंट के थ्रू मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी को 15,000 रुपये की लिमिट पे कैप कर दिया गया था। और इससे पहले तो ये लिमिट एक्चुअली में सिर्फ 6,500 रुपये की थी। यानी कि मैक्सिमम आप जितना मर्जी पैसा कमाते हो, आप मैक्सिमम सिर्फ 15,000 रुपये की ही पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट वो भी पॉसिबल नहीं है, जिसको हम वीडियो में बाद में देखेंगे। दूसरी चीज़ ये लेके आए थे कि 8.33% का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है ईपीएस के अंदर, उसके लिए भी बेसिक प्लस डीए की जो मैक्सिमम सैलरी है उसको 15,000 पे कैप कर दिया गया था। यानी कि अगर आप 15,000 रुपये से ज़्यादा भी कमाते हैं, लेट से आप 20,000 या 25,000 कमाते हैं, तब भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ईपीएस के लिए वो 8.33% ऑफ 15,000 यानी कि मैक्सिमम 1,250 रुपये ही होगा। इसके बाकी का जो अमाउंट है वो ईपीएफ के अंदर आपका डल जाएगा। अब इसके कारण हुआ क्या कि जो लोग ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं, यानी कि जिनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, उनको मैक्सिमम पेंशन उतनी नहीं मिल पाएगी जो उनकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली, और यानी कि 15,000 रुपये, इनफैक्ट उससे काफ़ी कम ही उनको पेंशन मिल पाएगी। 2014 में जब इस अमेंडमेंट को किया गया था तो एक ऑप्शन दी गई थी कि अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एग्री करते हैं ज़्यादा पैसे को कंट्रीब्यूट करने में, 8.33% के ऑफ एक्चुअल सैलरी को कंट्रीब्यूट करने में करते हैं, तो वो एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और उसके साथ साथ उनको 1.16% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो भी अमाउंट 15,000 रुपये से ज़्यादा है उसके ऊपर। यानी कि जो भी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है उसके ऊपर 1.16% की कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। डोंट वरी, हम सारे एग्जांपल्स को इस वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि क्या कहा था, क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। मगर जब ये 2014 की अमेंडमेंट की गई तो उसकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर नहीं थी, और काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा थी 15,000 रुपये से, वो मिस आउट हो गए इसको ऑप्ट करने में। और उतना टाइम नहीं मिला एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर को कि समझ सके क्या रूल हो रहा है, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है और कैसे उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में रूलिंग दी है उसके अकॉर्डिंगली एक 4 महीने की विंडो और इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला है, जिसके अंदर जो भी लोग इसको ऑप्ट इन करना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा यानी कि एक्चुअल सैलरी के ऊपर 8.33% कैलकुलेट करवाऊँ एम्प्लॉयर से और उसको कंट्रीब्यूट करूँ, वो कर सकते हैं। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको भी वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहली रूलिंग तो ये इंपॉर्टेंट आई है। सेकंड आई है कि 1.16% की डिमांड करी थी कि लेट से 2014 में जो अमेंडमेंट की थी, वहाँ ये कहा गया था कि अगर एम्प्लॉय को 15,000 रुपये से ज़्यादा यानी कि एक्चुअल सैलरी के ऊपर 8.33% कैलकुलेट कराना है तो 1.16% की एक्चुअल एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी करनी पड़ेगी उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नल एंड वॉइड है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है एंड दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का पीरियड दिया है कि कुछ लॉ में चेंज करना पड़ेगा, तो वो 6 महीने के पीरियड के लिए तो जो आज की डेट में जैसा चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 6 महीने के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और कैसे चेंज हो सकती है, मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करी है। आई होप इससे आपको आइडिया मिलेगा। चलिए इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी सैलरी करंटली 15,000 रुपये से कम है और आपकी टोटल सैलरी है 7,500 रुपये की। अब इस 7,500 रुपये की सैलरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पड़ता है 12% का, टोटल 900 रुपये का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है 8.33% का, 625 रुपये का। एम्प्लॉयर का ईपीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन आता है 3.67% का, 275 रुपीज़। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डालती है 1.16% का, यानी कि 87 रुपीज़ का। इस तरीके से बहुत ही सिंपलिस्टिकली आपकी कैलकुलेशन होकर आपका पैसा अलग अलग जगह पे जाता है। दूसरा केस हम बात करते हैं कि आपकी बेसिक प्लस डीए एग्जैक्टली 15,000 रुपये है। इस केस में जो परसेंटेजेस हमने पहले देखी थी वो वैलिड रहेंगी, और ये सारी की सारी मैक्सिमम लिमिट है जो आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रहेगी वो रहेगी 1,800 रुपये की। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रहेगी 8.33% की 1,250 रुपये की। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रहेगी ईपीएफ के अंदर 3.67% की 551 रुपीज़ की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की 1.16% की रहेगी 174 की। इसके बाद
केसेस बदलने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी सैलरी है 15,000 रुपये से ज़्यादा। मैंने 1 लाख रुपये लिया है ताकि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी क्लियर आ सके। इस 1 लाख रुपये की सैलरी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय का ईपीएफ के थ्रू कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो रहेगा 12% का, यानी कि 12,000 रुपये सीधा सीधा जाएगा ईपीएफ के अंदर। एम्प्लॉयर का ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा 8.33% का, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि जो मैक्सिमम कैलकुलेशन होगी ये कैलकुलेशन हो रही है सिर्फ 15,000 रुपये के ऊपर। ये हमने यहाँ पे ऑप्शन 1 ली है। ऑप्शन 1 का मतलब है कि इस एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर ने ऑप्ट इन नहीं किया है कि मुझे जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल सैलरी के ऊपर कैलकुलेट करना है। उस केस में हमारे पास अगर आप अपनी पीएफ की स्लिप भी जाके खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1250 रुपये का कंट्रीब्यूशन नज़र आएगा। बाकी का पैसा जो है वो आपके ईपीएफ एम्प्लॉयर के ईपीएफ अकाउंट में जाता है, वो 10751 रुपीज़ आपके यहाँ पे डल जाता है। बेसिकली राउंडिंग ऑफ है, 10750 अमाउंट बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा बिकॉज आपकी बेसिक प्लस डीए की जो सैलरी है वो 15,000 रुपये से ज़्यादा है। ये कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए आज की डेट में एप्लीकेबल है। जिस केस में लोगों ने ऑप्ट इन किया था कि उनकी 8.33% की कैलकुलेशन एक्चुअल के ऊपर हो, उनकी कैलकुलेशन कैसे नज़र आती है, चलिए उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मानते हैं यहाँ पे अगेन बेसिक प्लस ये है 1 लाख रुपए का, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा 12% का, टोटल 12,000 रुपीज़ का। एम्प्लॉयर का ईपीएस के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा एक्चुअली में 8.33% का, जो कि आता है 8,330 रुपीज़ का, और एम्प्लॉयर का ईपीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन 3.67% का एक्चुअल पे आएगा 3,670 का। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा बिकॉज अगेन ये जो आपका बेसिक प्लस डीए है ये 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए। अब जैसा मैंने बताया था, एम्प्लॉय को 1.16% का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर जो 15,000 रुपये से ज़्यादा है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 1 लाख रुपए में से अगर हम 15,000 रुपये निकाल देते हैं यानी कि 85,000 रुपीज़ बचते हैं, और 85,000 रुपीज़ के ऊपर 1.16% का कैलकुलेशन होकर 986 रुपीज़ निकल के आते हैं। तो आपकी इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन होगी ईपीएफ और ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट केस लेते हैं अब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उसके बाद ये चेंजेस कैसे अफेक्ट होंगे और उस चेंजेस का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, मतलब 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% एज इट इज़ 12,000 रुपये आता है। और अगर आप ऑप्ट इन करते हैं आज की डेट में कि आपकी एक्चुअल सैलरी के ऊपर यानी कि उसके ऊपर 8.33% की कैलकुलेशन हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे 8,330 रुपीज़ आ जाता है, और एम्प्लॉयर का 3.6% का कंट्रीब्यूशन होकर 3,670 रुपीज़ आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि अगेन 15,000 रुपये से आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है, और एम्प्लॉय का 1.16 कंट्रीब्यूशन भी हट जाएगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा ये आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के ऊपर। अब यहाँ पे आता है कि इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा कि जब आपकी रिटायरमेंट की एज पहुँच जाएगी तो आपका पीएफ का जो बैलेंस है वो कम बनेगा, बिकॉज अगेन ये पैसा आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ जा रहा है और ईपीएफ की तरफ नहीं जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपका प्रोविडेंट फंड का जो टोटल पैसा है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पैसा है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण आपकी जो पेंशन है, आने वाली पेंशन है, वो ज़्यादा हो जाएगी। अब पेंशन कितनी ज़्यादा होगी? 2014 में जो अमेंडमेंट आई थी वहाँ पे मंथली पेंशन का फॉर्मूला दिया गया होता है पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70। और ये पेंशनेबल सैलरी के लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो इस तरीके दिया हुआ था कि लास्ट 60 महीने की जो एवरेज सैलरी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पेंशनेबल सैलरी शुड बी एवरेज मंथली पेड ऑन इन एनी मैनर इंक्लूडिंग वन पीस रेट बेसिस ड्यूरिंग कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ सर्विस इन द स्पैन ऑफ 60 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिट। यानी कि 60 महीने की जो आपकी एवरेज सैलरी रही है उसको लेके इनटू किया है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो आपने काम किया है डिवाइड बाय 70। तो यहाँ पे एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी लास्ट 60 महीने की एवरेज सैलरी रही है 12,000 रुपये की, और आपने टोटल साल काम किया है 30, तो डिवाइड बाय करेंगे 70, यानी कि पर मंथ की जो आपकी सैलरी आएगी वो आएगी अराउंड 5,142 रुपीज़ की। अगर आपकी मैक्सिमम लेट्स से कि 60 महीने के जो है 20,000 रुपये की आपकी एवरेज रही है सैलरी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 30 साल अगर आपने काम किया है, और डिवाइड बाय करेंगे 70, तो सैलरी निकल के आती है 8,571। लेकिन यहाँ जो है एक कैच है कि मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी अलाउड होती है सिर्फ 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये से ज़्यादा की आपको पेंशनेबल सैलरी नहीं मिल सकती है। तो 15,000 रुपये का हम यहाँ पे मैक्सिमम कैप लेंगे, 20,000 रुपये की वैल्यू नहीं लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड बाय करेंगे 70, यानी कि आपको 8,571 नहीं 6,428 रुपीज़ ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको क्या पेंशन मिलने वाली है। लेकिन जो चेंजेस लेके आ रहे हैं स्कीम के अंदर उसके बाद क्या होगा,
इस केस के अंदर जैसा हमने देखा कि 20,000 रुपये अगर सैलरी है तो उस केस में आपको 8,571 ही मिलेंगे, और अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है और आपने अगर 30 साल काम किया है तो आपको टोटल जो पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी अराउंड 42,857 रुपीज़। हाँ, प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको कम मिलेगा जैसे मैंने बताया था, लेकिन आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। क्या लगता है आपको कि ये पॉजिटिव चेंज है आपके लिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है इसको देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। प्रोविडेंट फंड के अगर आपकी कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए 1 साल से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसके लिए वीडियो यहाँ पे बनाया है। और अगर और कोई सुझाव या फिर सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और हेल्प करेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।